हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, कल कक्षा 11 के लिए मैंने जो टॉपिक बताए थे उसमें मैंने आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में आपको बता दिया था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। यदि हम एक जनरलाइज डेफिनेशन की बात करते हैं तो दूसरी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, ऊर्जा और द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं तथा उनके बीच जो अंतर क्रिया होती है, जो अन्योन क्रिया होती है, उन अन्योन क्रिया का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब एक चीज समझने वाली बात इसमें है कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य जो अंतर क्रिया हो रही है, अंतर क्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में नहीं करते हैं, बल्कि किसमें करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। तो बच्चों, जो जनरल डेफिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि हम जो देंगे, कहीं भी कोई भी जो है हमें भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन को पूछता है तो भौतिक विज्ञान, क्योंकि जो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो मैंने कहा था एक विशाल निकाय है। ठीक है, जो जिसकी व्यवस्था, कार्य योजना, ठीक है, और संरचना वो कुछ नियमों पर क्या है, आधारित है। और जो जिन नियमों के द्वारा ये भौतिक जगत चलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। उन नियमों को क्या कहते हैं, प्राकृतिक नियम कहते हैं। और उन नियमों के द्वारा जो भौतिक जगत चलता है, उस भौतिक जगत को हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। ठीक है, तो बहुत ही विस्तृत है। इसमें मैंने बताया था आपको कि द्रव्य के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि द्रव्य क्या है, स्थान घेरता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति होती है। द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव्य के अंदर हम तीन चीजों को पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस की बात मैंने आपको बता दिया था कि ठोस क्या होता है, आकार निश्चित, आकृति निश्चित, द्रव्यमान निश्चित। ठीक है, इसका जो है द्रव्य का बताया था कि द्रव्य का जो आकार है वो अनिश्चित है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और तीसरी चीज मैंने बताई थी आपको, गैस का क्या होता है, आकार भी अनिश्चित और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया था। बच्चों, दूसरी चीज आती है ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा एक पर्टिकुलर, ऊर्जा का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन ऊर्जा क्या किया जाता है, ऊर्जा को महसूस किया जाता है। ऊर्जा की जो डेफिनेशन हम देंगे, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा मतलब किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा हमें कई रूपों में प्राप्त होती है। ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से काफी सारी ऊर्जाएं हम जो है देखते हैं। तो इन ऊर्जाओं के बाद, इन ऊर्जाओं से जो है, इन ऊर्जाओं को हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जाओं को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों, उदाहरण के लिए हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, अब ये विद्युत जो सप्लाई है ये भी क्या है, ऊर्जा है। और ये ऊर्जा को हम कई रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे घरों में जो स्विच है उसमें हम बल्ब लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से घरों में हम हीटर जलाते हैं। ठीक है, तो हीटर जलाने के बाद क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। या प्रेस हम जलाते हैं, प्रेस जो है इस्त्री जिसको कहते हैं, वो गर्म हो जाती है, उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार से जो हमारा जो है कि इस प्रकार से जो है प्रकाश ऊर्जा जो है, ये हम किससे, विद्युत से फैन चलाते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से फैन चलाते हैं तो क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। ठीक है, फैन क्या है, गति अवस्था में आ गया। तो इस तरीके से हम ऊर्जा को, बोलने का मतलब है कि ऊर्जा को हम कई एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इससे संबंधित नियम भी है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बोलने का मतलब बच्चों ये है कि जो है भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है
जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाया था। अब इसमें देखिएगा, अब जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास किस वैज्ञानिक जो विधि है, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, वैज्ञानिक विधि जिसको हम कहते हैं मेथड, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या होती है? वैज्ञानिक विधि मतलब किसी कार्य का अध्ययन करने के लिए या किसी भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जिस विधि का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? वैज्ञानिक विधि कहलाती है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं, जिस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? वैज्ञानिक विधि। अब कोई भी घटना है, कोई भी प्राकृतिक घटना है, उस घटना को हम क्या करते हैं? यथासंभव समझने के लिए, जानने के लिए हमें जो है कुछ जो चीजें हमें काम करनी, एक दूसरे के बीच जो अंतर संबंध है उसको स्थापित करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? किसी भी घटना को यदि हमने जो है जानना है, समझना है, गहनता से उस पर जो है अध्ययन करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं? पहला जो है, पहला स्टेप जो होता है वैज्ञानिक विधि का, पहला है हम व्यवस्थित क्या करते हैं? परीक्षण, व्यवस्थित परीक्षण करते हैं। इसको कहेंगे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम देखते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं कि जो सिस्टमैटिक, सबसे पहले हम किसी भी घटना को, कोई भी प्राकृतिक घटना है, किसी भी घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने के लिए हम व्यवस्थित परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद हम क्या देखते हैं? दूसरा गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचना। ठीक है, ये जो है गुणात्मक को कहते हैं, इंग्लिश में मैं अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गुणात्मक आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव क्या हो गया? आपका एनालिसिस हो गया कि जो हम गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना करते हैं। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है परिकल्पना की रचना। परिकल्पना की रचना करते हैं एवं गणितीय प्रतिरूप। ठीक है, गणितीय प्रतिरूप, इसमें मॉडल हम बनाते हैं। और चौथा जो है हमारे पास हो जाएगा परिकल्पना का परीक्षण। जो परिकल्पना हमने ली, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का परीक्षण। और पांचवा हमारे पास बन गया सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी। थ्योरी हो गया। ठीक है, ये हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन होगी। ये जो है हाइपोथेसिस की जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एंड जो है ये मैथमेटिकल मेथड, गणितीय प्रतिरूप हो गया। ठीक है, तो बच्चों कोई भी प्राकृतिक घटना है, उस घटना का हम यदि गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, यथासंभव जितना हमको समझना है, उसको समझने के लिए हमें निम्न बातों का अध्ययन
करना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद ही हम किसी थ्योरी पर उसको पहुंचते हैं। तो जो वैज्ञानिक किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहले व्यवस्थित परीक्षण हम करते हैं, ठीक है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचना करते हैं, परिकल्पना की रचना एवं गणितीय प्रतिरूपण करते हैं। अब परिकल्पना जो हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस, जो हम परिकल्पना कर रहे हैं वो परिकल्पना का हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है। उसमें जो है हम लोग जो है इसमें कोई निजी स्वार्थ का काम हम यहाँ पे नहीं करते हैं। परीक्षण करते समय यहाँ पे जो है वास्तविक चीजें ली जाती हैं, उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, एक थ्योरी बनती है। तो बोलने का मतलब बच्चों, यदि मैं प्रैक्टिकल के तरीके से समझाऊं तो आपने देखा होगा कि जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, अपना सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, न्यूटन ने क्या कहा कि किन्हीं दो पिंडों के, ब्रह्मांड में दो पिंड है, दो पिंडों के बीच क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है, ठीक है, ए और बी, मतलब दो पिंड है, दो पिंडों के बीच हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के बाद क्या होता है, तो क्या किया उसने, अट्रैक्शन ये सिद्धांत दे रखा है न्यूटन ने, तो उसने क्या किया होगा, सबसे पहले उसने जो है इसकी जो है ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व आपको न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कैसे हुई कि न्यूटन ने एक सेब गिरते हुए देखा, तो एक सेब गिरा, वो जमीन पे गिरा, तो उसी तरीके से क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया चीजों को, ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके दूसरा मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचना, उसी प्रकार से उसने वस्तुओं को क्या किया होगा, जमीन पे गिराया होगा, ठीक है। तो उसने देखा होगा कि जो है गुणात्मक गुण उसका वही था कि वस्तुओं का गुण है, पृथ्वी क्या करती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। अब आकर्षित करने के फलस्वरूप मात्रात्मक मतलब कितने स्पीड से वो नीचे गिर रहा है, पृथ्वी पर गिर रहा है, उसकी जो है विवेचना करी। विवेचना करने के बाद जो है परिकल्पना की रचना की, जो परिकल्पना की रचना उसने जो हाइपोथेसिस आई, उसकी हाइपोथेसिस उसने ली, और उसके बाद जो है उसमें मॉडल भी बना सकता है, वो गणितीय प्रतिरूपण, मतलब उसमें मॉडल के रूप में उसने समझाने के बाद परिकल्पना का परीक्षण। अब उसका जो है परीक्षण किया, जो सेब गिरा, ठीक है, मतलब आकर्षण हुआ, दो पिंडों के मध्य आकर्षण हुआ, तो इसका अलग अलग स्थानों पर, एक ही स्थान पर नहीं, अलग अलग स्थानों पर इसका क्या किया, उसने इस परिकल्पना का परीक्षण किया, ठीक है। और परीक्षण करने के बाद फाइनली उसने क्या किया, न्यूटन ने क्या दिया होगा, अपनी जो है थ्योरी दी होगी कि किन्हीं दो पिंडों के भी, ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है, माना दो पिंड है, तो दो पिंडों में, चूंकि अब ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है, ठीक, माना सपोज हम इस तरीके से बात करते हैं, ये पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा है, तो दो पिंडों के, ब्रह्मांड में दो पिंड, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इसी प्रकार से सूर्य होगा, तो सूर्य भी जो है पृथ्वी के साथ जो है क्या होगा, आकर्षण होगा, मतलब इसमें जो है दो पिंडों के बीच हमेशा क्या होगा, ब्रह्मांड में जो पिंड हैं, दो पिंडों के मध्य हमेशा क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा। तो इस जो हाइपोथेसिस हुई न्यूटन की, उस पर जो है फाइनली उसने जो थ्योरी दी होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी परिघटना का अध्ययन करते हैं, हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, तो हम इन 5 बातों का ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का है कि भौतिकी का प्रायोजन। भौतिकी का प्रायोजन या ब्रांचेज ऑफ भौतिक विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो मेनली भौतिक विज्ञान को हमने 2 शाखाओं में डिवाइड किया, ठीक है। भौतिक विज्ञान का जो प्रायोजन है 2 शाखाएं या शाखाएं कह सकते हैं। पहला है आपका चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा हो गया आपका जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। अब देखेंगे जो चिरसम्मत भौतिकी है उसको कहते हैं कि हम प्रकृति में
इसको हम बोल सकते हैं मैक्रो, इसको नाम ACRO मैक्रो, मैक्रो। मैक्रो का मतलब स्थूल, स्थूल जो विशाल जो पिंड होते हैं, विशाल चीजें होती हैं, विशाल मतलब स्थूल निकायों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लासिकल जो चिरसम्मत जो फिजिक्स है उसमें जो है स्थूल काय निकायों का क्या किया जाता है, स्थूल मीन्स विशाल काय जो निकाय होते हैं, पिंड होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर आते हैं कि मतलब चिरसम्मत भौतिकी के अंदर हम मैक्रो फिजिक्स को पढ़ते हैं। मैक्रो मतलब जो विशाल चीजें होती हैं जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके अंदर जो है चिरसम्मत में पहला आ गया आपका यांत्रिकी। यांत्रिकी, यांत्रिकी जिसको कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, यांत्रिकी के अंदर क्या क्या आता है, यांत्रिकी के अंदर हम पढ़ सकते हैं विभिन्न सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत या न्यूटन के नियम, केपलर का नियम, ठीक है। ऐसे जो है विभिन्न नियमों को हम क्या कर सकते हैं, जिसका अध्ययन कर सकते हैं। स्थूलकाय निकायों का जो है अध्ययन कर सकते हैं, बड़ी विशालकाय निकायों का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंदर जो है न्यूटन के नियम, न्यूटन की गति के नियम, ठीक है, केपलर के नियम, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इस प्रकार से काफी सारी चीजों का अध्ययन क्या करते हैं, हम करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि न्यूटन के जो नियम है, ठीक है, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, इस तरीके से इन अध्ययनों का इनका अध्ययन करते हैं। न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन चूंकि आप जानते हैं कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम जड़त्व का नियम, ठीक है, आपने सब पढ़ा हुआ है, पूर्व में आपने पढ़ा हुआ है। न्यूटन का गति का नियम आपने पढ़ा हुआ है। जड़त्व का नियम, पहला नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जो है हमारा, वो है आपका F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण के बीच जो संबंध है, दूसरा नियम। तीसरा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। दूसरा गैलीलियो का नियम, जो कि जो है जड़त्व का नियम जिससे भी कहते हैं, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, ठीक है। तो इसमें जो है ये पढ़ेंगे केपलर का नियम, केपलर के ग्रहण संबंधी जो नियम है, ठीक है, जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो है जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तो इस तरीके का जो अध्ययन हम करते हैं वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के अंदर करेंगे, जिसको मैक्रो फिजिक्स भी कहते हैं। स्थूलकाय निकायों में इसका नाम है यांत्रिकी, मैकेनिक्स में हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा है आपका ऊष्मा गतिकी, ठीक है, ऊष्मा गतिकी में जिसको इंग्लिश में बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक ऊष्मा गतिकी का जो अध्ययन है, ऊष्मा गतिकी के अंदर हम क्या करते हैं, ऊष्मा का, ताप का, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ठीक है, ऊष्मा का संचरण किस तरीके से होता है, विभिन्न वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण, ठीक है, कौन सी वस्तुएं ऊष्मा को संचरित करती हैं, कौन सी वस्तुएं नहीं करती हैं, ठीक है। इससे संबंधित जो है आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे जो है हम गर्म का व्हाइट कपड़े को और जाड़ों में मोटे कपड़े, ठीक है, काले कपड़ों का यूज करते हैं, क्यों करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें के अंदर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसका फिर जब आप इसको पढ़ोगे, जब ये लेसन होंगे, तो इसके अंदर जो है काफी सारी चीजें होंगी। भाई ऊष्मा का जो है खाना पकाते हुए हम बर्तनों का जो है निचला जो सतह है वो खुरदरी की जाती है। इस तरीके से ऊष्मा से संबंधित हम जितने भी अध्ययन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, दूसरा नियम, जीरो लॉ, ठीक है, ऊष्मीय इंजन, जितना भी ऊष्मीय इंजन हो गए, इनका अध्ययन जो है, कार्नोट इंजन है, वो सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भौतिक जगत के अंदर फिजिक्स का जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है, उसका अध्ययन करवा रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको मिलेगा। तीसरा चीज है आपकी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स क्या होता है कि ऑप्टिक्स में प्रकाश से संबंधित, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है,
प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन मतलब प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ चुके हैं, अपवर्तन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपवर्तन के 2 नियम आपने पढ़े, तीसरा नियम भी है अपवर्तन का। प्रकाश का विवर्तन कि जब प्रकाश को किसी छिद्र से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन की घटनाएं आपने देखा होगा कि घरों में जो है कोई हमारे घर के में कोई रोशनदान होता है, जब वहां पर से सूर्य अंदर प्रवेश करता है तो किस तरीके से फैल जाता है, ठीक है। तो उसमें जो वो केमिस्ट्री का भी है कि उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं, जब दिखता है तो जो प्रकाश अंदर आता है तो उस पर जो बहुत सारे जो है ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो है डस्ट के कण उसमें जो है मिक्स है, ठीक है, उस लाइट में, तो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, केमिस्ट्री का पार्ट आ गया है ना। तो इसके अलावा जो है इंटरफेरेंस हम इसमें पढ़ते हैं, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं प्रकाश का, ये क्षेत्र भी, ऑप्टिक्स भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब आप देखिएगा इसका उपयोग देखिएगा कि डॉक्टर जो है ENT जो डॉक्टर होते हैं वो जो है किसका यूज करते हैं, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट्स पे कौन सा लेंस होता है, या हमारा देखिएगा चश्मे जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, सब किसका प्रयोग करते हैं, लेंसों का प्रयोग करते हैं, मिरर्स का प्रयोग करते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा क्षेत्र है किसका, फिजिक्स का, ठीक है। अगला हो गया आपका, चौथा हो गया विद्युत, ठीक है, ऊष्मा गति। और एक यांत्रिकी के अंदर मैं बताता हूं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हम पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हम गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा किससे कहेंगे, कल भी बता चुका हूं इससे पूर्व वाले वीडियो में, गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जाएं कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, ठीक है, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, ये ऐसे काफी सारी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब किसका अध्ययन कर रहे हैं हम, इसमें जो है अध्ययन कर रहे हैं स्थूलकाय मतलब मैक्रोफिजिक्स के अंदर या चिरसम्मत भौतिकी के अंदर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगला जो हमारे पास है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी मतलब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम किसका पढ़ रहे हैं, आवेश धारा, जो घरों में हमारी जो लाइट होती है, धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, आवेश के गुणों का अध्ययन, ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो है ये अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर करेंगे। वैद्युत चुंबकीय मतलब, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत और चुंबक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र का क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब विद्युत और चुंबक एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। इसका अध्ययन हम